तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये हिंदी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2027 में हिंदी का पेपर देने जा रहे हो और आपका भी टारगेट है कि इस बार टॉपर स्टूडेंट की तरह मैं भी 100 में 95 प्लस लाऊंगा। तो ये जो मॉडल पेपर है हिंदी का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। ये क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर है ना, इसको कोई ऐरा गैरा भैया मॉडल पेपर समझ के स्किप मत कर देना, क्योंकि इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो यहां पे जो पेपर है हिंदी का, इसका पेपर कोड है 606 SK और ये हिंदी का एक गेस पेपर है। पूरे 100 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट भैया दिए जाते हैं। तो मैंने कहा कि इस पेपर को ऐसा वैसा पेपर समझ के मत मिस करना, क्योंकि ये जो पेपर है भैया, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों का, फिर देखिए नीचे आता है गद्यांश। इस गद्यांश को भी सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। फिर उसके बाद में आता है भैया पद्यांश। देखिए इसके नीचे पद्यांश है, इसको भी सॉल्व करने का मैं ट्रिक बताऊंगा। मतलब ये पेपर भैया कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, बहुत स्पेशल पेपर है। हर साल मैं ऐसा ही पेपर बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे ऐसे ही मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाते हैं और वो 100 में 95, 96, 93 ऐसे लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। तो भैया ये क्लास 12 हिंदी का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूरे 100 नंबर का पेपर होगा। कुछ आपको नोट दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी में पूरा डिटेल भर देना, ठीक है। जो पेपर कोड यहां पे है ना, ये भी आपको कॉपी में भरना होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। हमारे हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। 50 नंबर का खंड का, 50 नंबर का खंड खा, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स का। आप लोग इतना तो कर सकते हो ना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको रेगुलर देता रहूं। सबसे पहले बात करेंगे देखो खंड का की। ये पेपर 2 खंड में होगा। सबसे पहले खंड का होगा, जो कि पूरे 50 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, टोटल 10 नंबर के बच्चों। उसके बाद में गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये रहेंगे आपके खंड का में। खंड का में ही हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक भी हैं, जो आएंगे ही आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा भैया भी, ठीक है। बस ऐसे देखते चलो। तो 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 5 जो बहुविकल्पीय हैं हिंदी गद्य के इतिहास से रहेंगे, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। तो सबसे पहले हिंदी गद्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो फर्स्ट का 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बताओ 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट? भैया बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हुआ चल रहा हूं भाई। पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है तो बहुत स्लो स्पीड में नहीं चलना है। आप लोग भी अपनी स्पीड 5G कर लीजिए। खा वाला, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? भाई राष्ट्र का स्वरूप, अरे आपके 12th में ये चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? भैया राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भाई ऑब्जेक्टिव को बस आप ध्यान से अगर समझ लेते हो ना, समझ लो आपका नंबर फिक्स है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो भैया गा वाला क्वेश्चन देख लो। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? बताओ ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है?
पंचलाइट के हैं, पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। बहादुर के अमरकांत जी हैं। तो ध्रुव यात्रा के कौन हैं? अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? भाई जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा एक, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पढ़ाई अगर करो ना बच्चों तो ऐसे करो कि आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनो। एक टॉपर और आप में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी का। एक टॉपर कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ता है, अगर उसने टाइम टेबल बना दिया ना तो कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करेगा। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं भाई, बनाते तो बहुत सारे टाइम टेबल हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी कमी है। घा, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। किस प्रकार के निबंधकार हैं? ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंधों के, मनोवैज्ञानिक निबंधों के या भावनात्मक निबंधों के? अरे भैया ललित निबंधों के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी। ललित निबंध ज्यादातर ये लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फटाफट टिक करते हुए चलो। अंगा नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? ये भी चैप्टर आपके हिंदी के गद्य में है। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? पता है कि नहीं पता है? भाई बहुत आसान है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? अरे प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक। एक क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूं, सभी बच्चे आंसर देंगे। भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता, इसके लेखक कौन है? सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, चलो। हिंदी गद्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं 5 नंबर के। अब हिंदी पद्य के इतिहास से, काव्य के इतिहास से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान कौन है? डॉक्टर गियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? भैया गारसा दत्तासी जी जो है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान हैं गारसा दत्तासी। खा देखो, मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा, राम मार्गी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा का या सगुण भक्ति काव्य धारा का? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं सूफी काव्य धारा के कवि। आपका थर्ड ऑप्शन भाई बिल्कुल सही होगा। आंख बंद करके टिक कर दो। गा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? बताओ, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, राम शंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? भैया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। समझ में आ रहा है भाई? बहुत आसान है, बस आप आंसर को समझते हुए चलो। ऑब्जेक्टिव में क्या है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे ना उतना ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएगा, उतने चांसेस रहेंगे आपको 10 में 10 नंबर मिलने के। घा, लहर के रचनाकार कौन है? भाई आंसू लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है भाई, तो लहर के रचनाकार होंगे जयशंकर प्रसाद जी। अंगा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? अरे भाई हिरोशिमा के रचनाकार हैं अज्ञे जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बस हो गया। 5 क्वेश्चन ये भी हो गए। मतलब मेरे भाई टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, और फ्री का नंबर है भाई, लूट लो लूट। चलो अब चलते हैं गद्यांश पे। 10 नंबर हमारा फाइनल हो गया। गद्यांश में क्या होगा? बहुत आसान है। देखो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। मतलब ये आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना है पूरा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखो ये 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका, 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका। ठीक है, 2 इसका और 2 इसका। ठीक है, 10 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मतलब करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। यानी कि यहां अथवा लगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लो। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दो भाई, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता है तो देखो नीचे एक और गद्यांश दिया गया, ये देखो। नहीं पता तो दूसरा कर लो भाई, अथवा देखो ऊपर लगा हुआ है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है भाई, बहुत आसान हो जाता है। तो चलो हम पहला वाला कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। देखो पहले इस गद्यांश को पढ़ लो, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लिखेंगे। देखो
राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया ये किस पाठ का है? आप देखोगे तो यहां पे राष्ट्र कई बार आया है, यहां पे राष्ट्र आया है, और भी राष्ट्र होगा, यहां पे आया है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पहले से ही याद रखना है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अपनी भाषा में कर देंगे, अभी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखो हमने कहीं अभी पढ़ा था, कहीं ना कहीं पढ़ा था भाई। ये देखो सीधा सीधा आंसर, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बस हो गया भाई। वही क्वेश्चन का आप कीवर्ड देखो क्या है, वही कीवर्ड आप गद्यांश में ढूंढो, जहां मिल जाए लाइन लिख दो भाई। देखो बहुत आसान है, आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो देखो यहां पे कहीं ना कहीं दिया होगा। देखो ये भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। मतलब ऊपर भी है क्या? हाँ, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखो सीधा सीधा आंसर दिया गया है, कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देख लो 5 नंबर, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है? तो ये देखो भाई, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है। बस हो गया भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर दिया है। जब इसको लिखना भाई तो ऐसे लिख देना। देखो पहले गद्यांश का फर्स्ट वर्ड, राष्ट्र का डॉट 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 करके संस्कृति है लास्ट वर्ड। पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं संदर्भ के रूप में भी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम राष्ट्र के स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम ऐसे संदर्भ लिख देंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। भाई ये ऐसे संदर्भ लिख दोगे ना, आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो आप ब्लैक से लिख देना, बाकी ब्लू रहने देना। मेन जो है वो ब्लैक से लिखना। हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, जब इस पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अगर चाहिए भाई तो कमेंट करो, अगर पीडीएफ चाहिए भाई तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो मेरे 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। मैं बता दूंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप अगर पेड बैच चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर दो भाई। देखो यहां से यहां तक, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। भाई क्या करना है, लिखो ऐसे, रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके लिख दो। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। बस 2 नंबर कंप्लीट। भाई थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिख दो भाई, नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, नो टेंशन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। 2 नंबर कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन आ जाओ बेटा, वही बता रहा हूं जो मैंने अभी ढूंढ के दिखाया था। कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो चौथे का आंसर होगा ये देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। भाई वही चीज है जो मैंने अभी ढूंढ के बताया था। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5 नंबर पे बेटा।
संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर नहीं था? तो ये देखो इसका आंसर, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर नहीं था। 2 नंबर कंप्लीट, मतलब 10 में 10 कंप्लीट हो गया भाई। 10 में 10 आप लेकर आओगे अगर ऐसे लिख कर आओगे। नहीं पता है बेटा तो दूसरा कर लो। ये देखो, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक। ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस हो गया, इसको कर लो। इसको आप खुद करना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद इसको करना। चलो अब पद्यांश पे चलते हैं। चौथा, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरे के पूरे 10 नंबर का ये रहेगा। मतलब कुछ नहीं है मेरे भाई, ध्यान से समझो। ये आपको एक पद्यांश दिया गया यहां से यहां तक, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। लेकिन गद्यांश में आपको आंसर भाई ढूंढने से मिल जाता था। पद्यांश में आपको हिंदी मीनिंग थोड़ा आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। नहीं पता तो इसमें भी अथवा लगा रहेगा, देखो दूसरा कर लो, ठीक है। तो चलो भैया हम इसको करते हैं, थोड़ा सा हिंदी मीनिंग आपको बताते हैं। देखो, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। भैया श्री राम जी को जो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो पश्चाताप कर रही हैं श्री राम जी के पंचवटी में आकर। मतलब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, मतलब श्री राम जी के कुटिया के सामने जो है सभा बैठी हुई है, जिसमें भरत, अयोध्यावासी, कैकेयी जी सब है, ठीक है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना, नीले वितान, नीले मंडप के तले के नीचे दीपक बहु जागे, बहुत सारे जगमगा रहे हो। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हो। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे, मतलब टकटकी लगाए, एक टक लगाए देख रहे थे नयन सुरों, यानी कि देवतागढ़ भी एक टक लगाए देख रहे थे। क्या? परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे। मतलब वो उस सभा में निकलने वाले परिणाम को लेकर बहुत उत्सुक थे कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। और वो डरे हुए भी थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल का मतलब प्रसन्न, करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा, वायु रह रहकर, वायु से रह रहकर, मतलब जो करौंदे का पुष्प होता है ना, करौंदे के बगीचे से वायु जो है रह रहकर आ रही थी, ठंडी ठंडी वायु करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और कर रही थी सबको पुलक पूर्ण, यानी कि आनंद से परिपूर्ण मह महकर, महक महक कर। मतलब जो वायु है ना, करौंदे के बगीचे के पुष्पों से होकर मंद मंद आ रही थी, और वहां पे जितने लोग बैठे थे सबको महकाकर उनको आनंद से परिपूर्ण कर रही थी। वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, और वो जो वहां का माहौल था ना, वो चंद्रलोक सा प्रतीत हो रहा था, कहां चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। तभी प्रभु श्री राम जो है सागर की गहराइयों की तरह गंभीर वाणी में बोलना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। साथ साथ मैं आंसर बताते चलूंगा। पद्यांश को ऐसे लिख देना, तदंतर बैठी ... करके निरनिधि जैसी। तो किस चैप्टर का है? देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कर दो, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। इसकी व्याख्या करेंगे ऐसे। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्यारा सा हेडिंग डालो, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्र में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। भाई इतनी गंभीर वाणी थी। बस हो गया, 2 नंबर बेटा कंप्लीट है। आगे बढ़ जाओ, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? अरे भरत श्री राम को लेने चित्रकूट गए थे। अगला, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, क्योंकि राम जी तो वनवास गए थे। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी, इसमें कौन सा अलंकार? तो पहले तीसरे का आंसर देखो, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भरत राम को लेने चित्रकूट गए होते। 2 नंबर। अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है भाई, ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चौथा देखो,
अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो भाई अयोध्या का राज्य जो है बेटा ये भरत को मिला था, क्योंकि कैकेयी जी चाहती थी कि उनके बेटे को राज्य मिले, तो मिला भी था, ठीक है, क्योंकि राम जी वनवास चले गए थे। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? तो इसमें उपमा और अनुप्रास दोनों होगा, बस हो गया, ठीक है। तो मतलब 10 में 10 हमारे पद्यांश का भी कंप्लीट हो चुका है भाई। ठोको ताली, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट भाई, मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए। नहीं पता ये दूसरा कर लो, महादेवी वर्मा जी के गीत चैप्टर का ये है, सॉरी श्रद्धा मनु चैप्टर का है, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। अब देखो साहित्यिक परिचय 100% फिक्स टॉपिक हमारे हिंदी का। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो, जैसे आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। भाई इन्हीं तीनों का अगर आप याद कर लेते हो साहित्यिक परिचय लेखक में ना, 5 नंबर कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कवियों में आप तो देखिए स्टूडेंट, कवियों का भी खा करके पूछा जाएगा, ये भी 100% भाई फिक्स होता है। देखो ये कवियों का है खा वाला। देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे लेखकों का आता है ना, वैसे कवियों का भी पूछा जाता है भैया, और ये भी पूरे 5 नंबर का पूछा जाएगा। देखो 3 कवि हैं आपके साहित्यिक परिचय में। देखो सबसे पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। ये तीनों अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपका 5 नंबर भैया बिल्कुल फिक्स है। एक और आप पढ़ लेना मेरी मानो तो, आप यहां पे रामधारी सिंह दिनकर जी का भी पढ़ लेना, और अगर आपने ये 4 कंप्लीट कर लिया ना कवियों में, तो आपका भैया 5 नंबर ये भी फिक्स है। मतलब लेखकों में इन तीनों का, कवियों में इन चारों का, यानी कि 10 नंबर आपका समझ लो 100% फिक्स है अगर इनका तैयार कर लेते हो। कहानी को देखते हैं, कहानी पे आ जाओ भाई, कहानी भी 100% फिक्स है। देखो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए भाई, पंचलाइट या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। भाई आप 2 कहानी पढ़ लो, पंचलाइट बहादुर, ध्रुव यात्रा भी पढ़ लो, 3 कहानी पढ़ लो, उसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है, ये गारंटी है। पंचलाइट बहादुर ध्रुव यात्रा 3 कहानी आप पढ़ लो बस, ठीक है। मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा। और यहां पे ध्यान रखना 5वें का खा जो है वो कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, यहां पे मिसप्रिंट है, आप लोग उतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो खंड काव्य आएगा 5 नंबर का। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर, अधिकतम शब्द सीमा 80। जैसे देखो खंड काव्य जो होता है बच्चों जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हो, यूपी के कुछ जिलों में श्रवण कुमार होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, ठीक है। तो आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है वो आप लोग कमेंट कर देना भाई, क्योंकि ये जिला वाइज होता है यूपी में। बाकी सारे टॉपिक सेम है, सिर्फ खंड काव्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी 100% फिक्स है, आपके जिले में जो होगा उसको पढ़ लीजिएगा, काम खत्म है, ठीक है। तो ये आपका भी 100% फिक्स है, यानी कि खंड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो 10 नंबर का हो गया बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 50 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये लगभग 100% फिक्स होते हैं। अब चलते हैं हम लोग खंड खा पे, और खंड खा का 50 नंबर के टॉपिक को देखते हैं। चलिए खंड का देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, खंड खा की अगर बात करें बच्चों ना, तो 50 नंबर का ये भी आएगा, और इसमें सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश रहेगा। तो देखो जैसे 8वां है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। जैसे ये आपको दे दिया गया संस्कृत भाषा या महत्व का एक महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, इसको कर लो। नहीं पता है तो आप नीचे वाला कर लो, मतलब अथवा लगा रहेगा, ये वाला नहीं पता तो वो वाला कर लो भाई, ठीक है। तो आपको संदर्भ पहले लिख देना है किस पाठ से लिया गया है, फिर आपको हिंदी में अनुवाद कर देना, 7 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत का गद्यांश रहेगा। नहीं पता तो दूसरा कर लो, ये हमें दिया गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का पद्यांश होता है। देखो संस्कृत का पद्यांश भी आता है, इन सबको मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा, आज समझ लो पेपर आएगा कैसा। तो देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। जैसे परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वाजनम वर्जेता
सीता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, ये सुभाषित रत्नानि चैप्टर का है। अथवा लगा है सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। दोनों में से कोई एक कर लो, दोनों सुभाषित रत्नानि चैप्टर का ही है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, ये 7 नंबर 100% फिक्स होता है। आप संस्कृत के सुभाषित रत्नानि चैप्टर के जितने भी श्लोक है ना, सबको पढ़ लो। मतलब सुभाषित रत्नानि चैप्टर जो संस्कृत में है उसमें पूरा श्लोक ही श्लोक है, उस पूरे चैप्टर को पढ़ लो। 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता मेरे भाई, ये 100% फिक्स होता है। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, फिर तो आपका 100% फिक्स है। ठीक है, चल भाई अब मुहावरे पे आ जाओ। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो। 2 नंबर, जैसे अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। घी के दिए जलाना मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मतलब एक काम से दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार मतलब किसी एक के लिए जो है कई लोगों का इच्छुक होना। ठीक है, तो ये चारों में से कोई एक कर दो भाई, आपका नंबर फिक्स है। ठीक है, आप चलते हैं आपठित गद्यांश पे। आपठित गद्यांश का मतलब ऐसा गद्यांश जो आपके चैप्टर में नहीं होगा, उसको करना है। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो 5 नंबर। जैसे ये गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दे दो। जैसे मान लो ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 2, ये 2, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं पता तो दूसरा दिया गया है। हम इसी को पढ़ के थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कैसे आंसर देना है। देखो, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। क्वेश्चन देखो, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो ये लिखा है उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है, तो आप लिख दो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो देखो इसका भी आंसर दिया होगा, कहां है ये देखो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। जैसे ही लगता है कि व्यक्ति अब कमाने के लायक नहीं रहा ना, उसको सामाजिक रूप से यूजलेस यानी कि अनुपयोगी मान लिया जाता है। भाई ये बहुत गलत है, क्योंकि जब तक वो कमा रहा है आप इज्जत दे रहे हो, जैसे कमाना बंद किया इज्जत खत्म, ये गलत है। चलो अगला, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? तो ये देखो, वो समाज की नजरों एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। यही उठाकर लिख दो भाई, सीधा सीधा आंसर दिया है, बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको ढूंढ कर आंसर लिख देना है, काम खत्म है। ठीक है, नहीं पता है तो दूसरा वाला कर लो, ये कर लो भाई। ठीक है, अब चलते हैं शब्द युग्म पे। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए भाई। जैसे अभय उभय, अभय उभय का सही अर्थ क्या होगा? भयपूर्ण और भय रहित, भयहीन और दोनों, आकाश और पृथ्वी, आशा और लापरवाही। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों भयहीन और दोनों। अभय का मतलब भयहीन, जिसके अंदर भय ना हो, डर ना हो। उभय का मतलब दोनों। तो सेकंड ऑप्शन आपका बा वाला सही होगा। मतलब सही अर्थ आपको चूज करना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा शब्द युग्म का। दूसरा, कुल, इसका सही अर्थ क्या होगा? पूरा और अधूरा, यहां और वहां, इस और उस और, वंश और किनारा। वंश और किनारा, कुल का मतलब होता है वंश, कुल का मतलब होता है किनारा, बस हो गया, दा वाला सही है। चलो, अनेकार्थी शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए भाई। अनेकार्थी शब्द, जिसको हम पहले पर्यायवाची शब्द बोलते थे, जैसे पत्र, पत्र को हम पत्ता लिख सकते हैं, पंख लिख सकते हैं। तीर को हम तट, किनारा लिख सकते हैं, सीमा लिख सकते हैं। अनंत को हम लिख सकते हैं आकाश, विष्णु। बस 2-2 लिख देना है, काम खत्म है भाई। एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, वही लिखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गा वाला। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखे। जैसे जिसका ज्ञान कम हो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? अल्पज्ञ, अज्ञेय, अनजान या अक्षम। भैया अल्पज्ञ, जिसका ज्ञान कम होगा उसको एक शब्द में अल्पज्ञ कहेंगे। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहेंगे? सर्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि, उसको दावाग्नि बोलेंगे। जो जंगल में स्वयं लगने वाली आग है बेटा ना, वो दावाग्नि होगा। चलो वाक्य संशोधन पे आ जाओ बेटा। मतलब वाक्य में गलती होगी उसको सही करके लिखना है।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। जैसे पहला, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, नहीं, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, अब यहां पे रहे हैं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सूर्य पूरब में निकलता था, नहीं बेटा, सूर्य पूर्व में निकलता है रहेगा, क्योंकि अभी भी निकल रहा है। तीसरा, मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं, मैं कलम से लिखता हूं, ऐसा लिख दीजिएगा। मेरी वाणी पे ध्यान दो पुत्र। चलो, पुत्री पराया धन होता है, नहीं, पुत्री पराया धन होती है, बस हो गया, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब रस छंद अलंकार पे आ जाओ। 12 का है बेटा रस छंद अलंकार, ठीक है। देखो, ये फ्री का नंबर होता है, 100% फिक्स होता है। रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का, 6 नंबर 100% फिक्स है। जैसे 12 का श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अलंकार में यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए 2 नंबर। छंद में दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखिए 2 नंबर। भाई जितने भी रस हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इनको आप पढ़ लो। छंद में आप चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां पढ़ लो। अलंकार में यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये पढ़ लो। भाई आपका 6 नंबर फिक्स है। मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है रस छंद अलंकार को। एक 15 मिनट का वीडियो देखने से आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना मेरे भाई, आपका नंबर फिक्स है, ठीक है। चलो पत्र लेखन पे आ जाओ। 13, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखो। 6 नंबर अथवा लगा है। अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक कर दो भाई, 6 नंबर आपका फिक्स है। पत्र पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। निबंध पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक होगा हमारे हिंदी के पेपर का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो 9 नंबर। जैसे का है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारणों निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, मेरा प्रिय कवि। मतलब 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निबंध में इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। हेडिंग आपने कितना अच्छा डाला है। सबसे पहले रूपरेखा आपके हेडिंग में होना चाहिए, जिसमें रूपरेखा में हम सारे के सारे हेडिंग लिखते हैं कि हमें इस निबंध को लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड हेडिंग, लास्ट में उपसंहार जरूर लिखना। मतलब कोई भी निबंध लिखो ना, पहले रूपरेखा में सारे हेडिंग लिख दो। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, बीच में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो वो हेडिंग, लास्ट में उपसंहार जरूर रहेगा। बस इतना समझ जाओ, बाकी मैं आगे आगे निबंध पर भी वीडियोस बताऊंगा, आपको लाऊंगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये पूरा पेपर कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम आज चल रहे हैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।